दोस्तों यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर जेट की लड़ाई में भारत ने एंट्री ले ली है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, यूरोप में ऑलरेडी लड़ाई दो पहले से चल रही है। अगर आप देखें तो उनके दो प्रोग्राम्स है 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए, एक FCAS है, दूसरा GCAP है। अब अगर आप बात करें इस FCAS की तो उसमें जर्मनी और फ्रांस लड़ बैठे हैं और लड़ाई भी ऐसी कि लग रहा है ये प्रोग्राम ठप हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अभी जब इमानुअल मैक्रों भारत आए थे, उस वक्त भारत ने एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया ने कहा कि हम FCAS में एंटर करेंगे। इंडिया आई 6th जनरेशन FCAS और जैसा मीडिया में आ रहा है कि इंडिया ने कहा लाउड एंड क्लियर, आप अगर जर्मनी से दाल नहीं गलती है, जर्मनी के साथ डील आगे नहीं बढ़ता है तो FCAS का हम हिस्सा बन जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे जिस प्रकार से ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कुछ ऐसा है जैसे कि भारत की मजबूरी हो, भारत की ये जरूरत हो, जैसे सामने वाले की यहां पे कोई गरज ही नहीं है। लेकिन रियलिटी दोस्तों क्या है आपको मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये जो FCAS सिस्टम है ये लगभग कोलैप्स होने वाला है। ये FCAS आगे नहीं बढ़ेगा और यहां पे अगर भारत एंटर कर रहा है तो इंडिया विल बी दी सेवियर। जब आप इस टाइम पे ऐसे प्रोग्राम में एंटर करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज्यादा आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वर्कलोड सब कुछ आएगा। तो यहां पे कहीं से भी हम जूनियर पार्टनर बनकर एंटर नहीं करेंगे। ये चीज क्लियरली दिख रही है जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि FCAS की क्या रियलिटी है वो आपको आज मैं दिखाने वाला हूं। जर्मनी और फ्रांस लड़ रहे हैं और फ्रांस ने मोस्ट लाइकली ये ऑफर दिया है कि आप एंटर कर जाइए। मीडिया में कुछ उल्टा दिखाया जा रहा है और इसी वजह से इंडिया फ्रांस के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो डिफेंस में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कल को भी ऑर्डर भारत आ सकता है यदि FCAS में भारत आगे बढ़ा। प्रॉब्लम क्या है? 100 बिलियन यूरोज का ये पूरा प्रोग्राम है। 100 बिलियन यूरो। अब दोस्तों अगर इसको खाली इंडिया और फ्रांस मिलकर करेंगे तो 50-50 बिलियन यूरो का खर्चा बैठने वाला है। आप सोच सकते हैं दोस्तों ये कितना बड़ा आंकड़ा है। हमने कावेरी इंजन में कितना खर्च किया जानते हैं आप? $300 मिलियन। पूरा तेजस प्रोग्राम दोस्तों $1 बिलियन के अंदर हमने खर्च किया है और हम यहाँ पे $50 बिलियन की बात कर रहे हैं। अमेरिका में भी हमने इतना शायद अब तक सोचा भी नहीं है पैसे आवंटित करने के लिए, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मीडिया में बहुत जोर शोर से कवर किया जा रहा है कि इंडिया 6th जनरेशन FCAS में एंटर कर रहा है। न्यू दिल्ली सिग्नल्स इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग FCAS। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। तो पूरे यूरोप में जैसा मैंने बताया दो प्रोग्राम चल रहा है, FCAS GCAP, और इसमें FCAS में भी अब लड़ाई हो रही है। और इसमें अगर आप देखें तो इंडिया को ऑलरेडी दोनों ही साइड से एंट्री का काफी ऑफर आता रहता है। FCAS वाले भी बुलाते हैं, GCAP भी बुलाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से इंडिया को ऑफर आता रहता है। GCAP की अभी रिसेंटली बात थी, जापान ने इंडिया को ऑफिशियली इन्वाइट किया था, मतलब मीडिया में ये आया था कि इंडिया इन्वाइटेड है और इसके साथ अब 6th जनरेशन एयर पावर हमारे साथ मिल के बनाइए, यूके, इटली, जापान और इंडिया भी। उस वक्त दोस्तों इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन FCAS में इंडिया इज इंटरेस्टेड एज पर दी मीडिया सोर्सेस। कारण क्या है दोस्तों? FCAS कहीं ना कहीं कोलैप्स होने वाला है। अगर आप जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की बात करें तो उन्होंने पिछले हफ्ते ही कहा ये जो 100 बिलियन यूरो का प्रोग्राम है हमारे लिए काम नहीं कर रहा, और साथ साथ इन्होंने कह दिया कि देखिए कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है, ये टेक्निकल डिस्प्यूट है। तो वो क्या टेक्निकल डिस्प्यूट है उसको भी जरा हम देखेंगे। आप देख सकते हैं दी गार्डियन, फ्रांस और जर्मनी अग्री तो कर गए फाइटर जेट बनाने के लिए, लेकिन अब लड़ रहे कि कौन इंचार्ज होने वाला है। वैसे ही DW.com जर्मन मीडिया में आ रहा है कि फाइटर जेट डील लगभग डूबने वाला है। EU डिफेंस प्लान सब सोच ले क्या करना है। जर्मनी भी F-35 खरीदने को लेकर काफी सीरियस हो रहा है। मालूम है अभी FCAS तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में जब FCAS डूब जाएगा तब क्या किया जाए? दोस्तों अगर आप देखें तो अभी ये 100 बिलियन यूरो का प्रोग्राम है। फ्रांस 33.3 बिलियन, जर्मनी 33.3 बिलियन, स्पेन 33.3 बिलियन एलोकेट किया है। अब इंडिया अगर एंटर करता है और ये सारे पार्टनर्स रहते हैं तो 25-25-25 बिलियन होगा, जो कि फिर भी डुएबल है। लेकिन अगर केवल इंडिया और फ्रांस एक साथ आगे बढ़ते हैं तो 50-50 बिलियन का शेयर आने वाला है, जो कि काफी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों कहीं से भी ये 25 बिलियन वाला हिसाब नहीं बैठता हुआ दिख रहा, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जोर शोर से लड़ाई कर रहे हैं और बड़ा ही सेंट्रल डिस्प्यूट है उनके बीच में। जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्या हुआ है वो भी आपको बताऊंगा ताकि आप बेहतर गौज कर सकें कि क्यों यहां पे इंडिया ड्राइविंग सीट में है। तो आइए जरा आज के वीडियो को इसी पर शुरू अब जोर शोर से करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं
2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सकें, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10 टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, यूरोप में ऑलरेडी 2 खेमों में बटा हुआ है पूरा 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम। एक FCAS है, 2017 में लॉन्च हुआ था, फ्रांस और जर्मनी ने किया था, स्पेन बाद में इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्रोग्राम इनका था, जिसमें ड्रोन, सेंसर्स, AI इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, जो कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का मेन फीचर है, वो सब होगा। बाई 2040 इसको कर देना था। फ्रेंच कंपनी डसो एविएशन और जर्मनी की एयरबस इसको मिलकर आगे बढ़ा रही थी। कॉन्टिनेंटल यूरोप का ये फोकस था कि हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स में सोवरेन रहेंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ यूरोप का प्रोग्राम था GCAP। अगर आप देखें तो एक्चुअली ये यूके ने स्टार्ट किया था, उसका टेम्पेस्ट प्रोग्राम था। F-35 ने इन सब को इतना जलाया है कि ये लोग सब इंडिपेंडेंट बनने की बात कर रहे थे, और उसके बाद जब बात हुई यूके के टेम्पेस्ट प्रोग्राम की, यूके ने बटुआ खोला और देखा पैसे तो है नहीं, क्या किया जाए, तो उसने पार्टनर्स ढूंढे। उसको मिला इटली और जापान, और इन सब ने मिलकर कहा कि हम फास्टर डेवलप करेंगे। तो टाइमलाइन इसकी है कि भाई 2035 इन सर्विस ले आना है, और यूरो फाइटर टाइफून, जापान का F-2, उन सबका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसमें जो की प्लेयर्स हैं, BAE सिस्टम है यूके का, लियोनार्डो इटली का, मित्सुबिशी जापान का। अब दोस्तों दोनों मिलके क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इनकी कंपनीज में आपस में काफी लड़ाई चल रही है कि कौन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसके पास होंगे, कौन कितने पैसे डालेगा, किसको कितना शेयर मिलेगा। तो इसीलिए इनमें एक नेचुरल यूनिटी नहीं हो पाई। दोनों ही इंडिया को कोट करते हैं, क्या FCAS क्या GCAP। कारण क्या है? इंडिया से बहुत ज्यादा प्रेम है? कोई ऐसा कुछ नहीं है। कारण बड़ा सरल है, जो पैसे लगने हैं, ये पैसा खर्च करने की हैसियत केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास है, और उसमें से भारत एक है कि 25 बिलियन यूरो, 50 बिलियन यूरो इतना हम स्पेंड कर सकते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट भी है, तो हमारे लिए वो नेसेसिटी भी है, तो हमें चाहिए वो चीज, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। जो भी FCAS GCAP जिसके साथ भी हम आगे जाएंगे, उसको एश्योर्ड हो जाएगा कि भाई बहुत बड़ा एक ऑर्डर आने वाला है, 200-300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आ जाएगा, तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाएगी, और साथ में अन्य फायदे भी हैं जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों FCAS प्रोग्राम पे, जिसमें भारत को अभी इंटरेस्ट भारत ने शो किया है एज पर मीडिया। तो उसमें क्या हुआ है जरा देखिए। फरवरी 2026 के अंत की बात हो रही है, यानी अभी का समय है, बिल्कुल लेटेस्ट ताजा खबर आपको सुना रहा हूं। जो कोर फाइटर जेट कंपोनेंट है वो लगभग कोलैप्स हो चुका है, वो तय है कि वो डूब गया है, ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हाई लेवल ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री सोर्सेज का कहना है डेड, ऑल बट ओवर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और उनका कहना है कि जो ब्रॉडर FCAS सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है वो सर्वाइव करेगा। क्या मतलब, आपको मैं जल्दी समझा दूंगा। तो यहां पे कोर फाइटर जेट FCAS का डूबने वाला है। कारण क्या था? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से डसो एविएशन और एयरबस के बीच में। डसो का कहना है कि वो डोमिनेंट कंट्रोल रखेगा इस पूरे सिस्टम पे। कारण है कि वो कहता है देखो मैंने रफाल जैसा फाइटर अकेले बनाया है, मेरे पास एक्सपर्टीज है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या किया है, तो वो वाली बात हो रही है। तो इसलिए मेरे पास लार्जर मार्केट शेयर, लार्जर वर्क शेयर होना चाहिए, 50% प्लस फ्रांस के पास होना चाहिए, फ्रांस में ही इसे हम बनाएंगे, और ये सारी बातें हो रही हैं। एयरबस कह रहा है ऐसा थोड़ी होगा, जब सब पैसा बराबर बराबर लगा रहे हैं तो सबको इक्विवेलेंट शेयर मिलना चाहिए। दूसरा क्या है दोस्तों, बहुत फंडामेंटल, ये तो फिर भी मैनेज शायद हो जाता, फंडामेंटल चैलेंज ये हो गया है, फ्रांस का कहना है कि हम ऐसा जेट बनाएं जो एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड कर सके, दूसरा वो न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सके। बाकी 2 देश क्या है, जर्मनी और स्पेन, ना उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, ना उनके पास इस प्रकार से कोई जरूरत न्यूक्लियर वेपन की, क्योंकि नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज है। तो इसलिए वो कह रहे कि नहीं नहीं ये सब बेकार है, ये सब हमें नहीं करना, सिंपल बनाओ लैंड बेस्ड ऑपरेशन वाला प्लेन जो कि एक्सपोर्ट फ्रेंडली डिजाइन के साथ बने। अब फ्रांस कह रहा है नहीं, ये तो मेरे रिक्वायरमेंट को सूट ही नहीं होगा, एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा जेट चाहिए जो न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सके, और चार्ल्स डी गॉल जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर लैंड हो सके। अब यहां पे अगर आप देखें तो FCAS ना कहीं से भी टाइमलाइंस का पालन नहीं हो रहा। मतलब हम लोग आपस में जब बात, आपस में मतलब हम भारतीय तेजस और एमका की बात करते हैं, वो डिले हो रहा है। यहां देखिए इनका क्या हाल है। ओरिजिनल इन सर्विस टारगेट 2040 का था, अब 2045 प्लस हो चुका है। डिमॉन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट अगले साल आना था, एक पैसे का इस पर प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कहीं से भी पेपर में भी अभी डिजाइन नहीं है। टॉप जर्मन लेबर यूनियन कह रहा है कि ना ना फ्रांस सामान मतलब काम नहीं जाने देंगे, यहीं पर बनवाओ। एयरबस CEO भी कह रहा है हम भी इससे खुश नहीं है, हमारा काम इससे नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट ये तो देखिए लगभग डूबना इसका तय है। अब इसमें इंडिया की एंट्री हो रही है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। जरा देखिए कैसे नरेटिव गढ़ा जाता है, कैसे आर्टिकल को बनाया जाता है। जरा देखिए सोर्सेज जो डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में है, वो उनका कहना है मीडिया को कि इंडिया ने फ्रांस को कहा लाउड एंड क्लियर कि हम आपके FCAS प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेंगे अगर आपका जर्मनी के साथ काम नहीं बनता है। इंडिया ने गरज दिखाई,
आपको जो मैंने कहानी सुनाई, गरज किसको होनी चाहिए, कौन भारत आया और कौन बोलेगा मालिक मदद करो, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। लेकिन अब देखिए जो सोर्सेज न्यूज देते हैं मीडिया को, वो ऐसे ही देते हैं। ये हमें समझ आता है क्या हो रहा है जब हम पीछे से डॉट्स कनेक्ट करते हैं। आगे सुनिए, उनका कहना है कि इंडिया ऑलरेडी एमका डेवलप कर रहा है और एससीएस के साथ अगर वो कोलैबोरेट करेगा तो इंडिया का जो एक्सपोजर है 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, कॉम्बैट क्लाउड नेटवर्क, इन सब में, एडवांस प्रोपल्शन, इन सब में और मजबूत हो जाएगा और कहीं ना कहीं एमका को भी जो नेक्स्ट आइट्रेशन बनेगा वो तेजी से बन पाएगा। अब देखिए आपको बता देता हूं, इंडिया ने ज्वाइंट प्रोडक्शन, ज्वाइंट डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट मॉडल कोई पहली बार अगर करेगा तो ऐसा नहीं करने वाला है। रशिया के साथ हमने ऑलरेडी एफजीएफए के लिए, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा ही टाई अप किया था, लेकिन पैसे भी लगाए। उसके बाद रशिया ने कह दिया तुम जूनियर पार्टनर हो, तुमको वर्क शेयर नहीं देंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे अपना कंट्रोल रखेगा, वो सारी बातें कर दी। और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट बनाया उस समय वो 5th जनरेशन स्टैंडर्ड्स को भी मीट नहीं कर रहा था। हालांकि आज SU-57 में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स तब से हुए हैं, तब का जो ऑन पेपर डिजाइन था। इसके सिवा वर्क शेयर भी भारत को नहीं दे रहा था, तो भारत भी जानता है ये चीज। तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या होता है जब हम 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। तो देखिए अभी भी क्या है, ये पेपर में ही है, तो इसमें जो चीजें हो सकती हैं वो सब बहुत वाइड है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा वो 5th जनरेशन फाइटर जैसा नेटवर्क्ड वॉरफेयर होगा। सैटेलाइट से लिंकेज, एवॉक्स से लिंकेज, नेवल एसेट से लिंकेज, ग्राउंड सेंटर से लिंकेज होगी। दूसरा इसका एआई कॉम्बैट ब्रेन होगा, जिसमें टारगेटिंग कैसे करना है, थ्रेट एनालिसिस कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है कैसे जवाब देना है। तो ऑन बोर्ड एआई है जो कि पायलट के लिए काफी काम करके देगा। इसके सिवा लॉयल विंगमैन होंगे जो कि एआई पावर्ड ड्रोन होंगे, जो कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स होंगे। उन्हीं में अगर आप देखें तो कहीं आगे जाके कहीं पर रिकॉनाइसेंस करना है तो वो सब वो कर लेंगे। उनमें जैमर्स भी होगा, मिसाइल प्लेटफॉर्म्स होंगे जो कि अगर कोई ऐसा जगह है जहां पे मिसाइल उनको शूट करना है तो वो करके आ जाएंगे। तो ये सब रहता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रहती है 5th जनरेशन फाइटर जैसा, उससे भी अधिक इंफ्रारेड सप्रेशन होगा, रिड्यूस रडार सिग्नेचर होगा। वैसे ही आप देखें तो इसको मैन्ड अनमैन्ड जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं, तो दोनों का ही इसमें फीचर होगा। अब और फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम वगैरह भी हो जाए, काउंटर मिसाइल कर सके, इंटरसेप्ट को, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके, और वो सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। अब ये जो फीचर है इसमें अगर हम एफसीएस की बात करें, जो कोर है ना जेट, यही शेल्व हो चुका है। बाकी सब जो तामझाम आप देख रहे हैं वो सब कह रहे हैं शायद रहेगा, लेकिन कोर जो जेट है ये लगता है मानो जैसे ठंडे बस्ते में जाने वाला है। और ये यहां भी यही कहा जा रहा है कि एमका में हमको इन सब में जब हम काम करेंगे तो हमको बड़ा एडवांटेज मिलेगा जो बाकी के तामझाम है। आगे जरा सुनते हैं। अब आपने जो कहानी सुनी, आपको क्या लगता है इंडिया बैकफुट में है? एफसीएस प्रोग्राम को किसकी आवश्यकता है इस वक्त? क्या हमें एफसीएस ज्यादा चाहिए या एफसीएस को हम चाहिए? जवाब बड़ा क्लियर है। देखिए अच्छी बात है, एफसीएस हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इस वक्त देखिए ड्राइविंग सीट पे हम हैं। अगर हम एफसीएस ज्वाइन करते हैं तो हम सेवियर होने वाले हैं, क्योंकि एफसीएस तो उसके बिना डूबना तय है। फ्रेंच इकोनॉमी अकेले क्या चला पाएगी? 100 बिलियन का पूरा आरएनडी प्रोजेक्ट नहीं चला पाएगी, ये बात भी तय है। तो यहां पे अगर हम देखें, हम ऐसे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो एडवांटेजेस क्या है? देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हम साथ में जाएंगे तो अकेले 100 बिलियन खर्च करना होगा। हम तो चलिए कर लेंगे, फ्रांस तो कभी भी या बहुत समय तक नहीं कर पाएगा। प्रोग्राम टाइमलाइन बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने समय तक वो पैसा डालना, 50 बिलियन या 100 बिलियन, काफी लंबे समय तक फ्रांस डालेगा। अगर मिलकर करेंगे तो हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को कम टाइम में अंजाम दे पाएंगे। 50 बिलियन यूरो लेकिन निकालना पड़ेगा। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन। देखिए ऑलरेडी फ्रांस के साथ ना हमारा काफी कहीं ना कहीं सिनर्जी हो रही है। डसो एविएशन भारत में ही को प्रोड्यूस करने आ गया है, भारत में मैन्युफैक्चर कर रहा है। डसो के साथ बाकी प्राइवेट सेक्टर्स का लिंकेज हो रहा है। 114 रफाल प्राइवेट सेक्टर में आप देख रहे हैं कैसे बनेगा, एचएएल नहीं बनाने वाली है, तो उनका फर्दर एक इकोसिस्टम बनेगा। तो वो इकोसिस्टम जब तैयार रहेगा तो एफसीएस भी बना लेगा, और इंडिया में बनेगा तो कहीं ना कहीं सस्ता भी होगा रिलेटिवली। और इसके साथ साथ क्या है कि अगर आप देखें तो हमको भी, क्योंकि हम जब एफसीएस में काम करेंगे तो इतनी सारे टेक्नोलॉजीज हैं, उन पे काम करना है, जो कि एंड ऑफ द डे हमको अपने एमका में भी कल को लाना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आएगी ये हम उधर भी ट्रांसफर कर पाएंगे। एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं हमारे, ये सब डिजाइन, टेस्टिंग, एआई सॉफ्टवेयर, अलग अलग पिलर्स हैं, उन सब में काम कर पाएंगे। और साथ साथ क्या है, जब फ्रांस इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेगा तो एक्सपोर्ट में भी एडवांटेज है। अगर वो जर्मनी के साथ मिलकर बनाता है तो जर्मनी का बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन रखता है, अफ्रीका से लेके बाकी मार्केट्स में सामान बेचने ही नहीं देगा। तो इंडिया के साथ वो नहीं है, मिलके हमारा नेटवर्क है मिडिल ईस्ट में, एशिया में, अफ्रीका में, जहां पे हम इनको ट्रांसफर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों चीजें उतनी सरल नहीं है, चैलेंजेस भी हमेशा हैं। पहला वही है, जूनियर पार्टनर बनने का खतरा है। डसो एविएशन ऑलरेडी कह रहा है कि हम, अब जैसा आपने देखा एयरबस के साथ लड़ाई क्या हुई, इसी बात पे हुई है एफसीएस में, कि वो
नहीं चाह रहा कि जो वर्क शेयर है ज्यादा बाहर जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज किसी को दे। तो यहाँ पे इंडिया को एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हमेशा से अगर पैसा बराबर दे रहे हैं तो वर्क शेयर इक्विटेबल होगा, को डेवलपमेंट रोल होगा, जिसमें हम पहले भी विड्रॉ किए थे रशिया के साथ इसी वजह से। तो ये बात फ्रांस को भी क्लियरली बतानी होगी कि जो डिजाइन अथॉरिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन है, सब में बराबर का शेयर चाहिए। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया दोस्तों फुल और सब्सटैंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग हमेशा से रखता है, लेकिन इंडिया इनिशिएटिव होता है। तो फ्रांस यहां पे कॉशियस रहा है पास्ट में, तो इस बार करना होगा कि देखिए हमारा टेक्नोलॉजी जो हमने बनाया ये हम यूज करेंगे, आपका भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको कुछ शेयरिंग हमारे साथ करना होगा, कुछ शेयरिंग हम आपके साथ करेंगे, और फिर ये हम फर्दर किसी भी फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इस तरफ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको हमारी जरूरत इस वक्त ज्यादा है, तो उस प्रकार से डील भी होना चाहिए। 6th जनरेशन टेक में दोस्तों एआई इंटीग्रेटेड कॉम्बैट क्लाउड्स जो आपको दिखाया, स्टेल्थ मटेरियल्स, हाइपरसोनिक इंटीग्रेशन, हाईली सेंसिटिव है, तो क्या फ्रांस ऑन बोर्ड होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे ही फर्दर इसमें इंडिजनाइजेशन जो इसको करना होगा, इंडियन वेपन्स लगाने हैं, तो वो क्या कैसे होगा उस पर भी चर्चा होगी। इसके सिवा दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है एमका के साथ ओवरलैप है। एफसीएस का टारगेट क्या है, 2040 के बाद एंट्री होगी। इंडिया का एमका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक केस 2035 इंडक्शन। तो 2035, 2036, 2037 तक एमका आना शुरू होगा जोर शोर से। 3 साल बाद फिर हम एफसीएस लेना शुरू कर देंगे। तो कहां से पैसा आएगा दोनों प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। इसके सिवा इस बीच जब हम एफसीएस को फंड कर रहे होंगे, एमका के भी आरएनडी में हम स्पेंड करेंगे, तो कैसे ये बात होगी। अनलेस अंटिल एमका का कुछ आरएनडी एफसीएस के लिए भी कहीं ना कहीं दोनों ओवरलैप ना हो जाए। अगर ओवरलैप हो गए दोनों, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी, जो कि हम चाहेंगे भी कि एमका का ही आरएनडी, जो कि उसमें भी क्लाउड से लेके बाकी चीजें जितनी भी आपको मैंने बताई यहां पे कि एआई इंटीग्रेटेड कॉम्बैट क्लाउड, स्टेल्थ मटेरियल, हाइपरसोनिक इंटीग्रेशन, यही वाली फैसिलिटीज अगर हम उधर भी ट्रांसफर कर पाए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज डुअल आरएनडी सपोर्ट करना बड़ा कठिन होगा। एमका के दोस्तों कहीं ना कहीं 15 से 20 बिलियन डॉलर उसमें भी हमको स्पेंड करना है, तो वो पैसा भी इधर लाना होगा। तो कैसे हम दोनों को फंड करेंगे, ये सवाल बना रहेगा। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, इंडिया फ्रांस अगर आप देखें तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पार्टनरशिप कर रहे हैं, डिफेंस, एआई, न्यूक्लियर पुश, जो कि बता रहा है कि हम कुछ इस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिसमें एमका जैसे प्रोग्राम्स के आगे जो इस प्रकार के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम्स हैं, जो कि केवल एक सिंगल फाइटर जेट नहीं है, उसके पीछे सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, कई टेक्नोलॉजीज है, सेंसर फ्यूजन, एआई, दुनिया भर की चीजें, एडवांस्ड मटेरियल, स्टिल सब कुछ है। तो उस प्रकार का कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जब हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए भी फायदेमंद होगा। बाकी फ्रेंच को बताना होगा कि आपको इस वक्त आवश्यकता ज्यादा है। अनलाइक मीडिया आर्टिकल्स जिसमें दिखाया जा रहा है हमारी गरज है, सच्चाई है, आपको हमारी इस वक्त ज्यादा जरूरत है।